सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मगध साम्राज्य के बारे में जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सारे एक एक टॉपिक जो है मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग आज करने वाले हैं। मगध साम्राज्य से अगर ये आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो मगध साम्राज्य से आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होने दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो भी सीखने को मिला वो अपने दोस्तों को भी सिखा पाएँ। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक है टॉपिक की तरफ। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मगध साम्राज्य जो है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मगध साम्राज्य को मैं क्या किया हूँ, टोटल 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मगध साम्राज्य को फर्स्ट नंबर पे हर्यक वंश के रूप में डिवाइड किया गया है। हर्यक वंश के रूप में डिवाइड किया गया है पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर शिशुनाग वंश के रूप में इसे डिवाइड किया गया है। और थर्ड नंबर पे नंद वंश के रूप में इसे डिवाइड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं बातें आप लोग को बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं आगे। बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य के बारे में 6ठी शताब्दी के पूर्व, 6ठी शताब्दी के बाद की बात होगी इसमें। और 6ठी शताब्दी के बाद में क्या था, भारत का जो राजनीतिक इतिहास है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी संघर्ष का इतिहास रहा है 6ठी शताब्दी के बाद में। मगध साम्राज्य का जो चर्चा है, मगध साम्राज्य का चर्चा अथर्ववेद में सबसे पहले उसका मगध का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अथर्ववेद में यह बताया गया है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले का नाम बृहदत्त था। मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले का नाम क्या था? बृहदत्त था। और बृहदत्त कौन था? बृहदत्त वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था। कौन था? वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था। आइए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंद वंश के बारे में, हर्यक वंश के बारे में। सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो हर्यक वंश के बारे में चर्चा करने से पहले इसका हम लोग डेट जान लेते हैं। हर्यक वंश में दोस्तों 3 राजा हुए। टोटल 3 राजाओं की जो चर्चा होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चर्चा होती है बिंबिसार की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार यहाँ पे बोला जा रहा है। सेकंड नंबर पे चर्चा करेंगे अजातशत्रु के बारे में। किसके बारे में? अजातशत्रु के बारे में। और थर्ड नंबर पे हम लोग उदयीन के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करें हर्यक वंश की, बिंबिसार के बारे में जो पहला शासक था बिंबिसार, इसका जो ईस्वी है 544 से 492 ईस्वी पूर्व इसका डेट जो है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेट क्वेश्चन में पूछ देता है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा कि हर्यक वंश का जो बिंबिसार था उसका आप लोग को डेट बताना है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी आजकल एडवांस आने लगे हैं, तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, वे तो सारे बच्चों को रट्टा हुआ जो चीज़ें हैं वैसे क्वेश्चन अब नहीं दे रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बढ़ा रहा है इसमें। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार, जो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार क्या था? महात्मा बुद्ध का बहुत ही प्रिय मित्र था। बिंबिसार क्या करता है कि जो मगध है, मगध की राजधानी को राजगृह बनाया था।
मगध की राजधानी कहाँ पे बनाता है? मगध की राजधानी राजगृह में बनाता है। और बिंबिसार को दोस्तों सेना रखने वाला भी बोला जाता था। सेना रखने वाला यानी कि उसको श्रेणिक उस समय बिंबिसार को बोला जाता था। बिंबिसार उसने जो अपने विजय की विस्तार की नीति थी यानी कि कहाँ से शुरुआत किया था, तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की थी। टोटल 3 शादियाँ करता है। सबसे पहले प्रथम पत्नी महाकोशला देवी जो कि कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन और कौशल राज की पुत्री से शादी करता है। और विवाह में क्या करता है कि काशी उसे दहेज में मिल जाती है। तो यहाँ से हो गया मगध में काशी भी मिल जाता है, यानी कि काशी दहेज में मांग लेता है और काशी को अपने मगध में मिला लेता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जो सेकंड उसकी वाइफ थी, सेकंड पत्नी थी, वो थी लिच्छवी की जो राजकुमारी चेलना, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। अजातशत्रु जो कि बाद में आगे चल के क्या करेगा, बिंबिसार की हत्या कर देता है और खुद राजगद्दी को संभालता है। तो थर्ड अगर हम लोग शादी की बात करें, थर्ड शादी जो है मद्र कुल की राजधानी क्षेमा से की थी, तीसरी नंबर की शादी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार इसे पूछे गए हैं। और इन विवाहों के फलस्वरूप क्या होता है, मगध पश्चिम और उत्तर की ओर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, काशी को अपने ओर मिला लेता है और जो वेस्ट साइड का जो एरिया था, पश्चिम साइड का एरिया था और जो नॉर्थ साइड का एरिया था उसको भी अपने में मिला लेता है अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहदत्त की हत्या कर देता है। क्या करता है, बिंबिसार अंग के जो शासक बृहदत्त हैं उनकी हत्या कर देता है और उनका जो भी क्षेत्र था वो अपने मगध में उसको भी मिला लेता है। तो इससे उसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो जाता है। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत से युद्ध करता है, किंतु क्या होता है कि दोनों चंड प्रदोत को हरा नहीं पाता है और अंत में दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है अजातशत्रु, जिसका अगर हम लोग ईस्वी की बात करें 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक ये राजा रहता है। और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बनता है, जिस कारण उसे कुणिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे कुणिक भी बोला जाता है। और उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित करता है और मगध में मिला लेता है। कौशल एवं वैशाली को पराजित करता है और मगध में मिला लेता है। और युद्ध के दौरान जब वैशाली से जब युद्ध करता है तो महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग करता है। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई और प्रथम बौद्ध संगति आयोजन जो हुआ था अजातशत्रु के ही काल में हुआ था। जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाता है हर्यक वंश में थर्ड नंबर पे आता है उदयन। थर्ड नंबर पे कौन आता है, उदयन, जिसका अगर काल की बात करें तो 460 से 444 ईस्वी तक यह राजा बना रहता है। वो क्या करता है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाता है और पटना में जो गंगा नदी है और सोन नदी, जहाँ पे गंगा और सोन का जहाँ पे संगम है, आप लोग को पता है, आप लोग अगर पटना से कोई बिलोंग करता होगा तो जो गंगा और सोन का जो संगम नदी है वहाँ पे एक किला बनवाता है। एक किला बनवाता है। बस उदयन के बारे में इतना ही बातें होती है। और इसका जो हर्यक वंश का जो लास्ट शासक था यानी कि अंतिम शासक था, जिसे नागदशक बोला जाता है। ये आप लोग बस याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।
उसके बाद में दोस्तों शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में किसकी चर्चा करेंगे? शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि टोटल 412 से 345 ईस्वी तक चला था। 412 से 345 ईस्वी तक चला था। और शिशुनाग में सबसे पहला जो शासक था, शिशुनाग के नाम से ही सबसे पहला शासक शिशुनाग वैशाली को मगध की राजधानी बनाता है और शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। क्या किया था कि फिर से पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी को हटाकर वैशाली को मगध की राजधानी बनाता है और शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। शिशुनाग के बारे में दोस्तों अगर आगे हम लोग बढ़ें तो आगे आता है कालाशोक। आगे आता है कालाशोक, जिसका जो ईस्वी था 394 से 366 ईस्वी पूर्व कालाशोक शासन करता है। और ये क्या करता है? पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बना लेता है। और जो सेकेंड बौद्ध संगति है, सेकेंड बौद्ध संगति जो हुई थी, इसी के शासन काल में आयोजित किया गया था। और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला जो है, अगला नंद वंश आ जाता है। कौन सा आता है? नंद वंश अगला आता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग इसलिए लंबा नहीं करूँगा कि आप लोग देखते देखते इसको कहीं बोर ना हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कितना भी पढ़ें, ऐसे कहानी की तरह आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन कितना ही पढ़ें बोर हो ही जाते हैं। तो दोस्तों नंद वंश में महापद्मनंद जो कि 344 से 334 ईस्वी पूर्व तक आता है। 344 से 334 ईस्वी पूर्व तक आता है और नंद वंश का संस्थापक इसे बोला जाता है। नाम बता दे रहा हूँ एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, महापद्मनंद, जिसे नंद वंश का संस्थापक बोला जाता है। और इसने कलिंग को मगध में मिलाया और विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। उसके बाद में जो आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, आप लोगों को पता है, घनानंद। कौन है? घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था और यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मगध वंश की स्थापना कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग अगर सीरियल एक आता है उसको जाकर जरूर देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य जो थे काफ़ी कूटनीतिज्ञ और काफ़ी राजनीतिज्ञ बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर क्या करते हैं? घनानंद को पराजित कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है? सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक था, सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक था, इसमें हम लोग सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर के आक्रमण के बारे में, तो सिकंदर कौन था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और फिलिप द्वितीय का पुत्र था। कौन था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था और मकदूनिया का शासक था। और इसका गुरु कौन था? इसका गुरु अरस्तु, इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर ने एशिया माइनर जो कि तुर्की में पड़ता है, जिसे एशिया माइनर बोला जाता है, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व में, कब? 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण करता है और तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। जो तक्षशिला के शासक आम्भी थे उसने सिकंदर के सामने हार मान लिया था। और एक दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइडेस्पिज का युद्ध उसे बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था और सिकंदर पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस कर देता है तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी जिसको बिपाशा बोला जाता है, ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और भारत में लगभग टोटल अगर बात करें तो 19 महीने
यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण करता है और टोटल 325 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहता है। 19 महीने टोटल भारत में रहता है। 323 ईस्वी पूर्व में क्या करता है? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन, जो कि नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए थे। काबुल में सिकंदरिया के नाम से जाना जाता है। झेलम के तट पर बुके फाल और निकाई, जहां पोरस के साथ युद्ध हुआ था, उसे निकाई बोला जाता है। ये दोस्तों आप लोग बोलोगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो काबुल में जो सिकंदरिया है और झेलम के तट पर जो बुके फाल हुआ था, जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, झेलम के तट पर, यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। और जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था उसे निकाया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे निकाया बोला जाता है। मगध साम्राज्य के बारे में दोस्तों आप लोग को इतना ही पढ़ना है। इससे बाहर का आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। आप लोगों को मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वन लाइनर और ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। जो हम लोग का 1000 जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, अभी तो साइंस का चालू हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हिस्ट्री का भी चालू हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी के बाद में आप लोग जो बोलोगे, आप लोग जैसे बोलोगे वैसे आप लोगों को टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कराते जाऊंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। तो डिसलाइक का कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। तो दोस्तों जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। और वीडियो अंत होते ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अपना जो कमेंट है ज़रूर दिया कीजिए। अपना जो सजेशन है, अपना जो भी राय है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आएगा और मैं भी इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा तो उसमें इम्प्रूव कर पाऊँगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैं टेलीग्राम चैनल में डेली जो है नई नई चीज़ों को पोस्ट करते रहता हूँ। नई PDF और बहुत सारी जानकारी जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमें आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से वहाँ पे एक पेज बना हुआ है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप लोग जाइएगा तो चैनल का आप लोग को लोगो दिखेगा संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे जाकर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीधे मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। आप सबका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हुए। मौर्य साम्राज्य के बारे में दोस्तों जब भी मैं आप लोगों को टॉपिक बताया करूँगा, आप लोग क्या कीजिए कि टॉपिक को पढ़ के मेरे क्लास में आया कीजिए। टॉपिक को पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक को पढ़कर अगर आप हमारे क्लास में आएंगे तो चीज़ें आप लोग को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जो भी मैं बताऊंगा आप लोग को लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मैं हम लोग पढ़ लिए थे, तो वो आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से समझ में भी आएगा और आप लोग उसको कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।